गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में से कुछ डाउट्स है किसी को या नया टॉपिक स्टार्ट करें आज? बुकलेट के डाउट्स। हाँ सर, बुकलेट और पीडीएफ भी है डाउट? चलो सर डाउट्स ऑफलाइन लो ना। हाँ सर, ऑफलाइन ले लो। हाँ सर। अभी नया टॉपिक स्टार्ट करना है? चलेगा सर। यस सर। ठीक है चलेगा। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज ओके विद दैट? आज Yes, विस्कोसिटी में सोचा था Yes, स्टार्ट sir. कर देते हैं। हाँ सर चले। डाउट्स हम लोग बाद में पूछ लेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग। नहीं सर, नया टॉपिक। ठीक है चलो विस्कोसिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन। 2 मिनट दो मुझे। ओके सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब तक अपन आइडियल फ्लूइड्स में विस्कोसिटी नेग्लेक्ट कर रहे थे। विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। जब भी फ्लूइड के 2 लेयर्स आपस में स्लिप करने की कोशिश करेंगे उनके बीच में विस्कस फोर्स ऑपरेट करेगा। फ्रिक्शन में भी वैसे ही होता था ना, जब भी 2 सरफेसेस कांटेक्ट में होते और वो जब स्लिप करने की टेंडेंसी रखते एक दूसरे के ऊपर तब फ्रिक्शन ऑपरेट करता था। तो सेम चीज विस्कोसिटी का भी वैसा ही प्रॉपर्टी होगा। सो वी कैन डिफाइन विस्कोसिटी एज प्रॉपर्टी of a fluid to oppose relative motion between its layers. और विस्कोसिटी आई एम श्योर ये वर्ड सुन के तुम लोग अपने आप से इमेजिन कर पा रहे हो कि कैसे लिक्विड्स ज्यादा विस्कस होंगे और कौन से लिक्विड्स कम विस्कस होंगे। यस, अगर अपन हनी की बात करते हैं तो उसका विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा होगा क्योंकि उसमें स्लिपिंग बहुत ही डिफिकल्ट होता है लेयर्स के बीच में, राइट?
और हमेशा एक और चीज अपन ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई लिक्विड किसी और सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा, मान लो एक ये ग्राउंड है या फिर मान लो ये रिजर्वॉयर का फ्लोर है, फ्लोर ऑफ एनी वाटर रिजर्वॉयर, और इसके ऊपर पानी, मान लो ये पानी फ्लोइंग पानी, रिवर का पानी, तो लिक्विड का जो लेयर नीचे फ्लोर के साथ कांटेक्ट में होगा, ये वाला लेयर, उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। मतलब जो भी वेलोसिटी सॉलिड सरफेस का होगा वही सेम वेलोसिटी लिक्विड का भी होगा। और क्योंकि ग्राउंड का फ्लोर का वेलोसिटी 0 होता है, सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर विल आल्सो बी 0। सो इन जनरल अपन बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी of any fluid layer in contact with solid will be 0। समझ में आया सबको ये लॉजिक? Yes. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट Sir. कर लो इसको। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम लोग समझ सकते हो। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घरों में जो पंखे लगे रहते उस पे कुछ टाइम के बाद डस्ट जमा हो जाता है, राइट? Yes, sir. तो वहां पे पंखा तो हाई स्पीड से घूम रहा है, तो पंखे के ऊपर जो हवा होगा, एयर होगा, उसको भी अपन एक तरीके से फ्लूइड जैसा मान सकते हैं। तो एयर का जो एयर का लेयर पंखे से कांटेक्ट में, उसका रिलेटिव वेलोसिटी पंखे से कितना होगा? 0। अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होता तो एयर ही डस्ट को ब्लो ऑफ कर देता, राइट? डस्ट जमा ही नहीं होता कभी। Yes. बट क्योंकि एयर का रिलेटिव वेलोसिटी पंखे के साथ 0 होता है, इसलिए डस्ट वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, आजकल तो ये लोग जो एंटी डस्ट वाले जो फैंस है, तो उसमें फिर क्या होता है? उसमें वो लोग फ्रिक्शन और कम कर देते डस्ट पार्टिकल के साथ। वो मटेरियल प्रॉपर्टी रहता है, जिस मटेरियल से उस फैन को बनाते या फिर फाइनल कोटिंग जो करते हैं फैन के ऊपर, फैन के ब्लेड्स के ऊपर, दैट मटेरियल डज नॉट सपोर्ट accumulation of dust particles। But sir, is that 100% efficient or not? Not 100%, थोड़ा तो होगा उधर, बट कम होता है कंपैरेटिवली। ओके, एनी अदर डाउट्स? सो देखो, विस्कोसिटी, जो फ्लूइड की अपन विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का फोर्स ही होगा। तो फ्लूइड के लेयर्स एक दूसरे पे विस्कस फोर्स कैसे लगाएंगे, उसका भी अपन एक थियरी डेवलप करेंगे, एक इक्वेशन अपन समझेंगे। ये लिख के हो गया सबका? 2 मिनट। Yes. ओके, ठीक है, और 2 मिनट ले लो। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो। कैलकुलेशन ऑफ विस्कस फोर्स। मान लो लिक्विड, एक विस्कस लिक्विड है, उसका एक थिन लेयर मान लो, ये मान लो ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस के ऊपर ये एक विस्कस लिक्विड है। इसका एक बहुत ही छोटा सा लेयर इमेजिन कर रहे हैं, थिकनेस बहुत ही कम मान रहे हैं इसका। लेट्स से इसका जो थिकनेस है वो डी के इक्वल है।
तो अभी यहाँ पे जो लिक्विड के लेयर्स फ्लो कर रहे होंगे उन सबका वेलोसिटी सेम होगा कि अलग होगा? लिक्विड की लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग होगा। जो लिक्विड का लेयर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी क्या होगा? ये वाले लिक्विड के लेयर का वेलोसिटी क्या होगा? 0 यस, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी 0 होगा। और मान लेते हैं जो टॉप वाला जो सरफेस है उसके ऊपर अपन ने एक और कुछ तो मूविंग ऑब्जेक्ट रखा है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, और उसको टॉप वाले सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखते हुए अपन इस ऑब्जेक्ट को v स्पीड से मूव करवा रहे। तो जो टॉप वाला लेयर होगा ये वाला, इसका वेलोसिटी सेम v होगा, राइट? Yes. यस सर। तो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो इधर, तो जो नीचे वाला लेयर है उसका वेलोसिटी 0 एंड जो टॉप लेयर है उसका वेलोसिटी v। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट अचीव हो गया, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट सेटअप हो गया जिसमें बॉटम से लेके टॉप तक वेलोसिटी 0 से भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं थिकनेस को बहुत ही छोटा मान रहा हूँ, इफ डी इज वेरी स्मॉल, अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन द डिस्टेंस ओवर विच दिस चेंज इज हैपनिंग। तो इसको मैं डेल्टा y मान लेता हूँ। अगर मैं ऊपर की तरफ y एक्सिस इमेजिन करूँ और ये x एक्सिस, तो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो ओवर अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ y आ रहा है, जो कि इस केस में d होगा, राइट? तो इस केस में डेल्टा v हो जाएगा एंड डेल्टा y d हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे क्योंकि अपन d बहुत ही छोटा ले रहे, बहुत ही स्मॉल ले रहे, अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट को कांस्टेंट मान सकते। इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ओनली इफ d इज वेरी स्मॉल। अगर d स्मॉल नहीं होता, इफ d वाज नॉट वेरी स्मॉल, उस केस में एप्रोप्रिएट तरीका क्या होता वेलोसिटी ग्रेडियंट को लिखने का? कोई सजेस्ट कर सकते हैं? इंटीग्रेट करते हैं dv by dy यस, उस केस में अपन स्मॉल ले लेते ना। अगर मान लो d छोटा नहीं होता तो अब मैं बीच में से कहीं स्मॉल लेयर ले लेता। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता। मान लो लिक्विड का जो लेयर है अगर मैं बहुत ही थिक ले रहा हूँ, तो ऐसे थिक लेयर में अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं मान सकते, राइट? तो ऐसे केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट विल चेंज ओवर y। मैं किसी भी y पे जाके dy थिकनेस का एक लेयर ले लेता। ये वाला लेयर इमेजिन करो जिसका थिकनेस कितना है, dy। और अभी खाली इसी लेयर को इमेजिन करो, इसके नीचे वाले लेयर का अगर मैं स्पीड v मान रहा हूँ, तो ऊपर वाले लेयर का स्पीड क्या मानना चाहिए? याद है अपन ने ये केटीजी में भी किया था, v प्लस dv, करेक्ट। एंड dv पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगा, करेक्ट। तो इस केस में वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर दैट रेड एलिमेंट, स्मॉल रेड एलिमेंट, कैन बी डिफाइंड एज dv by dy। तो ओरिजिनल डेफिनेशन वेलोसिटी ग्रेडियंट का ये होगा, dv by dy। बट अगर थिकनेस बहुत ही कम है लिक्विड का, तो उस पूरे लिक्विड को ही अपन dy मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे dy का काम d कर रहा है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी अपन थिकनेस लिख सकते हैं, इफ थिकनेस इज वेरी स्मॉल। बट अगर थिकनेस बहुत ही छोटा नहीं हुआ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हर पॉइंट पे फ्लक्चुएट करेगा, और उसको निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है ये बात, वेलोसिटी ग्रेडियंट? Yes. तो कैलकुलेशन ऑफ विस्कस फोर्स में ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को पहले समझना जरूरी है। इसके बेसिस पे अपन विस्कस फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले ये नोट कर लो।
हो गया ये लिख के? एक मिनट। ओके आंसर। okay, now let's see how to calculate the viscous force. लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा इट्स लाइक एन इंटरनल फोर्स। जो भी लेयर्स आपस में कांटेक्ट में होंगे वो दोनों लेयर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में ये विस्कस फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे फ्रिक्शन के केस में तुमने पढ़ा होगा, मान लो अगर दो ब्लॉक से एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है विद 10 मीटर्स पर सेकेंड और नीचे वाला ब्लॉक कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पे 5 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। तो इस समय दोनों ब्लॉक्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उनके कॉन्टेक्ट सरफेस पे ब्लॉक्स को नाम दे देते ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 जो है वो ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, लेफ्ट या राइट? तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स बाय ब्लॉक 2 ऑन ब्लॉक 1 which should Right this will side. be what direction? Right. फ्रिक्शनल फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा? Relative motion oppose. opposes relative रिलेटिव motion. मोशन को हाँ. करने की कोशिश करेगा। और अभी इनमें से कौन सा ब्लॉक ज्यादा स्पीड से जा रहा One. 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 है? होगी कि 1 और 2 दोनों सेम स्पीड से जाए, तो वो 1 की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा एंड 2 के स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ. के स्पीड को कम करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स 1 पे किस तरफ लगा होगा? Backward. Left. Yes. Backward. लेफ्ट। सो फ्रिक्शनल फोर्स 1 पे लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा और सेम फ्रिक्शनल फोर्स 2 पे राइट की तरफ लग रहा होगा, उनके Right. कॉमन सरफेस इन कांटेक्ट में। ये बात समझ में आ रही है ना? ये तुमने पढ़ा था पहले। Yes, sir. इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट करता है। तो विस्कस फोर्स भी एग्जैक्टली सेम नेचर का होता है, बस फर्क इतना है कि वो फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लग रहा है इंस्टेड ऑफ दो सॉलिड सरफेस के बीच में। और इसका कैलकुलेशन करने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। विस्कस फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कांटेक्ट बिटवीन द लेयर्स एंड इट्स आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। लॉजिकल बात लग रही है सबको ये? वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब लेयर्स के बीच में वेलोसिटीज में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो, तो लेयर्स के बीच में वेलोसिटीज में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा विस्कस फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा उनके रिलेटिव वेलोसिटी को कम करने के लिए। एंड ऑब्वियसली लेयर्स के बीच में जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा विस्कस फोर्स भी उस ज्यादा एरिया पे ज्यादा लग रहा होगा, राइट? सो इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं, वी कैन से दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया इन कांटेक्ट टाइम्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पे ए को डिफाइन कर देते, ए इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट between fluid layers। और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा इस इक्वेशन में, उसको अपन ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इज नोन एज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है, जो लिक्विड ज्यादा विस्कस होगा ऑब्वियसली उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा। समझ में आया ये सबको? इस इक्वेशन को देखते हुए बताओ ईटा का यूनिट्स या डायमेंशंस कितना होगा?
एरिया dy से डिवाइड हो रहा है, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड dy इज मीटर्स एंड वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड, तो कितना होगा? फोर्स का यूनिट्स न्यूटन्स, kg by meter second. फोर्स का न्यूटन इनटू मीटर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड। तो न्यूटन्स के टर्म्स में अगर अपन देखते हैं इसको, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और ये जो ऐसा यूनिट है इसको अपन शॉर्ट में डेका पॉइस बोलते हैं। जनरली अपन पॉइस में रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, बट पॉइस इज नॉट द एसआई यूनिट। डेका पॉइस जो है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा, वो ऐसा यूनिट होगा। तो अगर मान लो सवाल में कोई भी डेटा तुम्हें पॉइस में गिवन है, मान लो 10 पॉइस, तो डेका पॉइस में वो कितना होगा? 1 डेका पॉइस, यस। तो अपन एसआई में वैसे वैसे उसको यूज करेंगे। अंडरस्टूड? ये नोट कर लो। यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, पॉइस जो है वो सीजीएस यूनिट्स में अपन यूज करेंगे, एसआई में डेका पॉइस। एक सेकेंड ना, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी भी, या गायब हो गया? No. नहीं सर। गायब नहीं हो सर। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ओके, देख लो अभी। हो गया। हो गया लिख के? हाँ सर. यस। ओके, ट्राई दिस वन एग्जांपल। सबको स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है अभी?
Yes. Yes, sir. आ गया आंसर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन? हाँ Yes, sir. कितना आ रहा है? 4. ओके, देख लेते हैं। सो हमने जो फॉर्मूला देखा था, F equals to coefficient of viscosity into area in contact into velocity gradient dv by dy। अभी सवाल में क्या दिया था? जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, राइट? Yes. दैट मींस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और अगर मान लो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो जो विस्कस फोर्स होगा वो तो इसके स्पीड को कम कर देगा। ब्लॉक के ऊपर जो विस्कस फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, और ये विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उससे तुम देख सकते हो कि थिकनेस बहुत ही कम है। थिकनेस जो है वो सिर्फ 1 mm दिया हुआ है, और जो ब्लॉक है उसका जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। दैट मींस लिक्विड का जो टॉप मोस्ट सरफेस होगा, लिक्विड के टॉप मोस्ट सरफेस का वेलोसिटी भी 2 मीटर्स पर सेकेंड होगा, और जो लिक्विड ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा dv by dy, सॉरी dv by dy, इसको अपन लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 mm, 2 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 1 mm। तो सब कुछ अगर SI में ले रहे तो 2 अपॉन 10 to the power -3 हो जाएगा ये, विच इज 2000। समझा ये? और वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट्स क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, राइट? Yes. हाँ हाँ, sir. एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या लेंगे अगर मुझे फोर्स न्यूटन्स में चाहिए? तो डेटा दिया हुआ है 10 One. पॉइंट, तो SI यूनिट्स में मैं 1 SI यूनिट्स 1 One. यस 1 SI यूनिट्स, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। एंड एरिया इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। इसमें बस यूनिट्स में मिस्टेक होने के चांसेस है ऐसे सवालों में। सवाल काफी आसान है, फॉर्मूला बेस्ड। तो वैल्यूज डाल दो, 1 into 20 into 10 to the power -4 into वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 into 10 to the power 3, तो 4 न्यूटन आंसर आ जाएगा, राइट? Yes. हाँ, sir. Yes, तो अगर sir. विस्कस फोर्स Yes, 4 sir. न्यूटन्स लग रहा है पीछे, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स भी उतना ही लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए। Yes. ओके, 2 मिनट दे रहा हूँ, किसी को अगर आंसर नहीं आया तो तुम लोग नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो एक बार? हाँ, एक सेकेंड। सर थिकनेस 1 mm कैसे पता चला? यहाँ पे दिया है ना ये, सॉरी First सॉरी line. सॉरी। समझा? हाँ सर। ओके, सबने सोल्यूशन भी नोट कर लिया था ना? Yes, sir. तो देखो, ऐसा ही सेम टाइप का सवाल है, ये पीडीएफ में तुम लोग के साथ बाद में शेयर कर दूंगा। इंक्लाइन के ऊपर ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस केस में एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स कौन होगा जो उसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा रहा है अगेंस्ट विस्कोसिटी? ग्रेविटेशन। यस, Gravity. mg sin थीटा। Gravitation. तो यहाँ पे mg sin थीटा को बस विस्कस फोर्स से इक्वेट कर देंगे। ओके, Yes, sir. हाँ. ये बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्टोक्स लॉ। बेसिकली स्टोक्स लॉ जो है वो हमें किसी भी स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट पे विस्कस फोर्स निकालने में काम आए। यूज टू कैलकुलेट विस्कस फोर्स ऑन स्फीयरिकल बॉल। इस लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है, एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक्चुअल में जो विस्कस फोर्स है वो किसी भी बॉडी के शेप पे भी डिपेंड करेगा, राइट? उसके शेप पे, उसके स्पीड पे, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा विस्कस फोर्स, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा जो कि लिक्विड का प्रॉपर्टी। तो बाकी शेप्स के लिए ये विस्कस फोर्स निकालना इतना आसान नहीं होता, बट अगर स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट हुआ तो स्टोक नाम के एक साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सपेरिमेंटली। तो कोई भी अगर मान लो एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है और इस स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट का अगर मैं रेडियस r मान रहा हूं और ये किसी एक लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर रहा है, मान लो ये कंटेनर है और ये कंटेनर लिक्विड से भरा हुआ है, तो अगर ये लिक्विड के अंदर किसी भी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मान लो नीचे की तरफ वो v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो सबसे पहली बात इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? वेलोसिटी के ऑपोजिट, राइट? Yes, sir. तो अगर उसका स्पीड v नीचे है तो विस्कस फोर्स इस पे ऊपर लग रहा होगा। एंड द फॉर्मूला फॉर दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई इंटू ईटा इंटू r इंटू v। ये फॉर्मूला को एज इट इज मेमोराइज करो, इसका कोई डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है। ओके, बट काफी बार इस पे सवाल आते हैं, इस फॉर्मूला पे, स्टोक्स लॉ का। किसी भी स्फेरिकल ये विस्कस फोर्स होगा। यस, बताओ। इसको विस्कस ड्रैग वगैरह भी कुछ कहते हैं ना? कह सकते हैं, विस्कस ड्रैग मतलब विस्कस फोर्स ही होता है, एक ही बात है। ओके, और इसको अपन डायमेंशनल एनालिसिस से भी एटलीस्ट ये डिराइव कर सकते हैं कि विस्कस फोर्स जो है वो ईटा r इंटू वी के प्रोपोर्शनल होगा। याद है, तुम लोग ने पढ़ा होगा डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर मुझे दूसरे पैरामीटर्स पे निकालना हो तो डायमेंशंस को इक्वेट करके अपन एटलीस्ट पावर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, x y एंड z, जो कि इस केस में 1 आ जाएगा। हाँ सर. और जो कांस्टेंट है वो अपन एक्सपेरिमेंटली डिराइव कर सकते हैं, 6 पाई। ओके, और इस फॉर्मूला से तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे v बढ़ेगा, विस्कस फोर्स के साथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? वेरिएबल। Variable. फोर्स भी स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, वो भी बढ़ते जाएगा।
सर ये ऐसा सॉलिड स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विस्कस फोर्स स्फीयर के एरिया पे ऑपरेट करेगा ना, बाहर के सरफेस पे। तो अंदर वो हॉलो है कि सॉलिड है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ओके, सर ये एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, ये आपने स्फीयर जब लिक्विड में लिया उसके बाद से। कोई भी अगर स्पीयर किसी विस्कस लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर रहा है विद सम स्पीड v, तो उस स्पीयर के ऊपर एक एडिशनल विस्कस फोर्स भी लगेगा, राइट, जो लिक्विड उस स्पीयर पे लगा रहा होगा। ये एडिशनल फोर्स है। अपन ने जो पहले बुएंसी फोर्स का जो थियरी पढ़ा था वो तो रहेगा ही एप्लीकेबल। बुएंसी फोर्स और स्पीयर का वेट तो लग ही रहा होगा, उसके अलावा जो एडिशनल फोर्स होगा लिक्विड का वो विस्कस फोर्स होगा। और इस विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, विस्कस फोर्स इक्वल्स टू 6 into पाई into ईटा। ईटा मतलब लिक्विड का प्रॉपर्टी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। रेडियस जो है वो स्फीयर का प्रॉपर्टी होगा, एंड स्पीड है वो भी स्फीयर का स्पीड। ओके, एंड डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। अगर स्फीयर जो है वो लिक्विड के अंदर ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा होता विद सम वेलोसिटी v, तो उस पे विस्कस फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता, और अगर स्फीयर नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा। समझ में आया? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, ये हो गया लिख के सबका? एनीवन स्टिल राइट? हाँ सर। हो गया। ओके, चलो अभी देखो इस पे और नए नए कॉन्सेप्ट्स अपन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग दिस थियरी ऑफ स्टोक्स लॉ। अभी अपन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स यूज करके और भी काफी सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं। सो मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में एक विस्कस लिक्विड भरा हुआ है, और कंटेनर के टॉप से अपन एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट को रिलीज कर विद जीरो इनिशियल स्पीड। जब स्पीड जीरो होगा उस समय विस्कस फोर्स कितना होगा? जीरो। इनिशियल स्पीड जीरो। तो अभी इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लग रही है? नीचे उसका वेट mg buoyancy और ऊपर बुएंसी फोर्स। यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ एक्सेलरेट करेगा? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यस और नो? और जैसे Yes, जैसे sir. वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी जेंडर इंस्टेंट पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया और इस समय उसने ऑलरेडी v स्पीड एक्वायर कर ली। क्या mg और बुएंसी पे कुछ फर्क पड़ेगा स्पीड के बढ़ने से? नहीं। नहीं नहीं। नहीं सर। mg और बुएंसी तो सेम ही रहने वाला है, उस पर कोई भी फर्क नहीं था। और हमें पता है कि mg और बुएंसी से बड़ा था, इसलिए वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। बट यहाँ पे अभी एक और फोर्स का डेवलपमेंट होते जा रहा है, जैसे जैसे v बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स भी बढ़ते जा रहा है। तो ये सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा कुछ समय के बाद? रुक जाएगा। रुक जाएगा या plus buoyancy और- equal कांस्टेंट to वेलोसिटी से नीचे आएगा। यस, एक समय के बाद विस्कस फोर्स जो है वो बढ़ के इतना बढ़ जाएगा कि वो mg माइनस b का जो डिफरेंस है उसको मैच कर जाएगा। ये समझ पा रहे हो? इनिशियली acceleration of the object, acceleration of the sphere was due to किसके वजह से था? mg माइनस बुएंसी के डिफरेंस की वजह से था ना, यस सर। नीचे Yes. की तरफ। बट अभी नीचे की तरफ वो ट्रेवल कर रहा है जिसके कारण विस्कस फोर्स बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते जैसे ही विस्कस फोर्स इसको बैलेंस कर जाएगा, क्या जीरो होगा, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? ये अचीव Acceleration. जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जैसे ही जीरो हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यस और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट।
दैट मीन्स वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉरएवर नीचे ट्रैवल करेगा। ये बात समझ में आ रही? और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन टेक्निकली बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वी कैन से इन अ वे दैट जो स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है वो एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगी आफ्टर सम टाइम। और टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने का लॉजिक बहुत ही आसान है। क्या करेंगे बताओ? उस समय सारे फोर्सेस को इक्वेट बैलेंस करें। कर देंगे। इक्वेट कर देंगे। अपन अज्यूम करेंगे कि जब भी उसने टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर किया होगा इस समय जो स्फीयर है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो सारे फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे। नीचे की तरफ mg माइनस बुएंसी और ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स। और इन सबको डेंसिटी के टर्म्स में लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो कितना होगा। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं इसको। सॉलिड 4 by स्फीयर 3 अज्यूम pi करते r हैं। cube। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम होगा, राइट? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू जी। ये ऑब्जेक्ट का वेट। बुएंसी फोर्स मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड व्हिच इज अगेन 4/3 पाई आर क्यूब क्योंकि पूरा सॉलिड ही इमर्स्ड है इनटू जी। एंड विस्कस फोर्स कितना? एज पर स्टोक्स लॉ 6 पाई इनटू ईटा इनटू आरवी। समझा ये इक्वेशन सबको? Yes. Yes, sir. इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखते। LHS में मैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन ले सकता हूँ और अंदर रो नॉट माइनस रो एल बच जाएगा। RHS में 6 पाई ईटा आर वी, तो पाई कैंसिल हो गया और एक आर भी कैंसिल होके इसको 2 बना देगा। हमारा टारगेट क्या था? ये V निकलना है। यहाँ पे जो भी V निकल के आएगा वो टर्मिनल वेलोसिटी होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस को अपन बैलेंस कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर V कितना हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/9 का फैक्टर आता हुआ दिख रहा है सबको। 2/9 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई तो कैंसिल हो गया ना। 2/9 जी आर। यस आर जी स्क्वायर आर इंटू जी इंटू रो नॉट माइनस रो एल। और ये वाला ईटा भी नीचे आ जाएगा। हाँ सर। सो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला है। इसको भी तुम मेमोराइज कर सकते हो बट इसको भूलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इनकेस अगर तुम भूल भी जाओ तो इजीली फोर्सेस को बैलेंस करके डिराइव कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में टी लगा देते। टी डिनोट्स टर्मिनल। नोट कर लो ये। एक सेकंड। सबको टेक्स्ट विजिबल है अभी? यस सर। हाँ ओके, सर। देख लो।
हो गया क्या लिख के? अच्छा, ओके। अभी देखो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो रहा है, इनिशियली स्पीड 0 था और फाइनली कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड अचीव हो गया। तो 0 से v का जो वेरिएशन रहा होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 टू टर्मिनल स्पीड, क्या जरूरी है ये वेरिएशन लीनियर ही रहा होगा? क्या लगता है, लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा? बॉडी के ऊपर जो नेट नॉन फोर्स है वो, लीनियर, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। यस, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तभी वो लीनियर होता, तो ये नॉन लीनियर वेरिएशन होगा। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखेंगे कि वेलोसिटी का जो फ्लक्चुएशन है विथ टाइम वो किस तरीके से हो रहा होगा। इन द सेम सिचुएशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये अपन निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे तुम्हें सिंपली काइनेमेटिक्स 2 यूज करना होगा,
क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो अपन इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज नहीं कर पाएंगे, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, राइट? सो कैलकुलस यूज करने के लिए कोई भी एक जनरलाइज्ड सिचुएशन ले लेते। स्टार्ट किया था उसने जीरो वेलोसिटी से एंड फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, तो इन दोनों इंस्टेंट्स के बीच में कोई भी एक जनरल इंस्टेंट मान लेते जिसमें वेलोसिटी जीरो और टर्मिनल के बीच में कुछ तो रैंडम वी रहा होगा। मान लो बॉडी यहाँ पे है और इस समय वो किसी जनरल स्पीड वी से मूव कर, नॉट टर्मिनल, तो इस समय बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। कि अभी भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा क्योंकि टर्मिनल अभी तक अचीव नहीं हुआ। और इस समय बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे वो हमें ऑलरेडी पता है, नीचे mg, ऊपर बुएंसी एंड विस्कस फोर्स भी ऊपर। तो बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फोर्स इक्वेशन लिख देंगे, mg माइनस बुएंसी माइनस विस्कस फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें से कौन सा फोर्स कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है? mg माइनस बुएंसी, mg और बुएंसी mg. कांस्टेंट है, राइट? Yes. एंड विस्कस फोर्स इज वेरिएबल। तो mg माइनस b को, इस पूरे को एक कांस्टेंट c मान लेते हमारा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। लेट्स कॉल दिस सम कांस्टेंट c1। और जो विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या था? 6 पाई 6 pi theta rv। theta rv. तो विस्कस फोर्स को मैं सम कांस्टेंट c2 टाइम्स v मान सकता हूँ, वेयर दिस 6 हाँ। पाई थीटा इनटू r, इसको मैं c2 मान रहा हूँ। अंडरस्टूड? मैंने किसको c1 और किसको c2 माना, तो अपना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं सिंपली इसको c1 माइनस c2 टाइम्स v लिख सकता हूँ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? Yes. टारगेट इज टू फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन के हमारे पास दो फॉर्मूलाज अवेलेबल है, आइदर dv by dt या फिर v dv by ds। कौन सा प्रेफर करेंगे? dv by dt। dv by अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो मैं v dv by ds यूज करता, राइट? तो मेरे इक्वेशन में खाली v और s वेरिएबल्स होते, बट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए मैं एक्सेलरेशन को dv by dt यूज करता। तो अभी इक्वेशन में सिर्फ v और t वेरिएबल्स है। वी हैव गॉट द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए dv और dt को सेपरेट कर देंगे और dv के साथ सारे v के टर्म जोड़ देंगे। तो dv के नीचे c1 माइनस c2v आ जाएगा और साथ में mb यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और dt अकेला RHS में रहेगा। समझा ये स्टेप? एंड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इनिशियली जब टाइम जीरो था उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या था? zero. जीरो। और मुझे किसी भी जनरल टाइम t में जनरल वेलोसिटी v फाइंड करना, तो LHS का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? याद है सबको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन? Yes sir. बताओ क्या common होगा length. LHS का इंटीग्रेशन? ln ऑफ c1 माइनस c2v अपॉन माइनस c2। ये स्टेप में किसी को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए? बताओ अगर तुम भूल गए हो तो। No. ओके, सर रिमाइंड कर सकते हो आप? बता देता हूँ। देख, इंटीग्रेशन में जब भी किसी फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन होगा, जैसे मान ले cos ऑफ ax प्लस b, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। मैं ax प्लस b को t मान सकता हूँ, तो a टाइम्स dx विल बी dt, राइट? हाँ सर। और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाँ सर cos समझ t गए। इंटू dt बाई e। तो बेसिकली रूल क्या होगा? अगर किसी फंक्शन के अंदर एक लीनियर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन नॉर्मल तरीके से कर दो। लीनियर फंक्शन को x मानते हैं तो cos ऑफ ax प्लस b, अगर खाली cos ऑफ x होता तो रिजल्ट sin ऑफ x आ जाता, तो cos ऑफ ax प्लस b का भी रिजल्ट sin ऑफ ax प्लस b आ जाएगा। बस फाइनल आंसर में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी 1 अपॉन c1 माइनस c2, ये एक लीनियर फंक्शन है ना, c1 माइनस c2v। अगर खाली 1 अपॉन v होता तो आंसर ln v आ जाता इंटीग्रेशन में, तो इसका भी आंसर ln ऑफ हाँ c1 सर माइनस हाँ। c2v एंड डिवाइड बाय माइनस c2। ओके, सो दिस इज LHS और RHS में सिर्फ t बचेगा। अच्छा, LHS में भी लिमिट्स डालना बाकी है, 0 से v।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। m टाइम्स माइनस C2, अपर लिमिट हमें देगा ln ऑफ C1 माइनस C2v एंड लोअर लिमिट माइनस ln ऑफ C1 टाइम्स t। सो ये ln ऑफ C1 माइनस C2v डिवाइड बाय C1 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस C2 टाइम्स t अपॉन m। और ln को हटाने के लिए RHS को e के पावर में रेज कर देंगे, राइट? Yes. So this will be 1 minus C2 by C1 times V equals to e to the power minus C2t by m। तो सिंप्लीफाई करने पर V हमें मिल जाएगा C1 by C2 1 minus e to the power minus C2t by m। समझ में आया ये सबको डेरिवेशन? हाँ सर। Yes, यहाँ पे sir. तुम टाइम को अगर जीरो पुट करोगे तो तुम्हें दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ रहा हाँ सर। है, t इक्वल्स टू जीरो पे v जीरो आ रहा है। और टाइम को इनफाइनाइट पुट करने पर v क्या आना चाहिए लॉजिकली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? C1 by C2. और लॉजिकली वो टर्मिनल वेलोसिटी होना चाहिए ना। Yes, sir. Yes. तो ये C1 by C2 आ रहा है। What was C1 in our assumption? mg minus 1. mg minus buoyancy। और C2 क्या था? 6 pi eta r, राइट? v का कोफिशिएंट इन स्टोक्स लॉ। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर तुम चेक कर सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला से मैच कर। सबको समझ में आ गया ये डेरिवेशन? और इसका ग्राफ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। हाँ, क्योंकि ln और ln. तुमने देखे होंगे ना मैथ्स में ऐसे फंक्शंस का ग्राफ। तो इसका एक मैं ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ। थियोरेटिकली टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम के बाद अचीव होगा? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। बट Infinite. प्रैक्टिकली अपन मान सकते हैं कि वो उसके बहुत क्लोज आ गया होगा आफ्टर फाइनाइट टाइम। तो वेलोसिटी का जो फ्लक्चुएशन है वो ऐसा होगा, इट विल टेंड टू टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, ये नोट कर लो। तुम्हारा ऊपर का पार्ट लिख के हो जाए तो बता देना मुझे, मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर दूंगा बाद में नीचे।
डन सर। ओके, हो गया लिख के ये भी? हाँ सर। डन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट थियोरी है So पॉइजन। only, बाकी है? so only graph. अच्छा ठीक है। So done. ओके, पॉइजन्स इक्वेशन। यहाँ पे मान लो किसी भी सिलिंड्रिकल पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो इस सिलिंड्रिकल पाइप में लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, उसका स्पीड कैसे फ्लक्चुएट करेगा, ये सारी चीजें अपन पॉइजन्स इक्वेशन की थ्योरी में देखेंगे। लेट्स से ये सिलेंडर का एक्सिस है। इस केस में लिक्विड के जो लेयर्स है, लिक्विड का जो भी लेयर सिलिंड्रिकल पाइप के कांटेक्ट में होगा, ये वाला जो लेयर है सर्कुलर लेयर, इस लेयर का स्पीड क्या होगा? पाइप का स्पीड 0 है, तो जो लिक्विड का लेयर पाइप के साथ कांटेक्ट में है, ये वाला जो सर्कुलर लेयर है, सब लोग इमेजिन कर पा रहे हो, इस लेयर का स्पीड 0 होगा। यस सर। और सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो ये वाले लेयर का होगा जो सेंटर में होगा, क्योंकि ये पाइप के वॉल से सबसे दूर है। तो जितना तुम नॉन मूविंग सॉलिड सरफेस से दूर जाओगे, उतना ही लिक्विड के लेयर का स्पीड बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे लिक्विड के लेयर्स को अपन ऐसे सर्कुलर मान सकते हैं, सर्कुलर या फिर सिलिंड्रिकल। तो इसका जो स्पीड है, जो सेंटर मोस्ट लेयर होगा,
सेंटर मोस्ट में अपन एक डॉट की तरह इमेजिन कर सकते हैं, इसका स्पीड सबसे मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे तुम सर्कल्स सेंटर से दूर बना रहे हो इसका स्पीड कम होते जाएगा, राइट। एंड सबसे बड़े सर्कल का जो स्पीड है वो 0 होगा। ये सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर। तो इस केस में हमारा पहला टारगेट है स्पीड निकालना एज अ फंक्शन ऑफ आर। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो अगर मैं आर रेडियस का एक लेयर ले लूं, मान लो ये वाला लेयर जिसका रेडियस आर है, तो ये लेयर कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा ये निकालना हमारा टारगेट है। ओके, तो इसको निकालने के लिए इमेजिन करो कि मैं एक सिलिंड्रिकल लेयर अज्यूम कर रहा हूं। ये एक सिलेंडर इमेजिन करो, सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या ले रहे हैं अपन, आर। और सिलेंडर का जो थिकनेस है उसको डी आर मान लेते हैं। कोई भी पर्टिकुलर लेयर को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लेयर का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? Constant. कांस्टेंट। with respect to time, speed of any layer will be constant. स्पीड का जो वेरिएशन है वो r के साथ ही होगा, राइट। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक लेयर ले लो। इमेजिन कर पा रहे हो इस एलिमेंट को? अभी इस एलिमेंट का अपन एफबीडी बनाने वाले। एलिमेंट का जो थिकनेस है वो मैंने dr मान लिया और रेडियस r। एक्चुअली dr थिकनेस अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे जो एलिमेंट है, ट्राई टू इमेजिन दैट ये एलिमेंट पूरा सिलेंडर इंक्लूडिंग द इनर पार्ट्स। यहाँ पे सब जगह लिक्विड भरा हुआ है, यस और नो? ये पूरा लिक्विड फ्लो कर रहा है। बट मुझे Yes. बताओ अंदर के जो लिक्विड्स के लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वो इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? अंदर के लिक्विड के Internal. लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स। और ये जो पूरा लेयर अपन इमेजिन कर रहे हैं उस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ बाहर वाले लेयर्स की वजह से लग रहा होगा, यस और नो? External. वो एक्सटर्नल होगा। ये जो मैंने ग्रीन कलर का एलिमेंट लिया हुआ है उसके जस्ट बाहर वाला जो एलिमेंट होगा, थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर, वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है कि कम स्पीड से कंपेयर टू द चोजन एलिमेंट? Come. कम स्पीड के वो सर्कुलर वॉल्स के और नजदीक चला गया। तो अगर वो कम स्पीड से मूव कर रहा है तो वो विस्कस फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा रहा होगा, राइट। वो अंदर के लेयर को भी अपने तरह कम स्पीड से मूव करने की कोशिश करेगा। तो बाहर वाले लेयर्स की वजह से विस्कस फोर्स इस चोजन एलिमेंट पे लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। ये सब लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो? किसी Yes, को भी sir. कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो। लिक्विड एक्चुअली सब जगह है, मैं बाहर भी लिक्विड ड्रॉ कर देता हूँ, बट हम लोग खाली ग्रीन कलर का जो एलिमेंट है उसके अंदर का पूरा पोर्शन सिस्टम में मान, तो उस पे विस्कस फोर्स लेफ्ट में लगा। मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो प्रेशर है दैट इज P1 और राइट साइड पे जो प्रेशर है वो P2 है। तो लेफ्ट साइड से जो प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स है इस एलिमेंट पे वो राइट की तरफ लग रहा होगा, which will be P1 times क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। एंड लेफ्ट साइड पे जो मैंने प्रेशर राइट साइड पे जो मैंने प्रेशर P2 माना है उसकी वजह से जो फोर्स है वो एलिमेंट पे लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा, which will be P2 पाई आर स्क्वायर। और इस एलिमेंट पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? टाइम के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी किसी भी लेयर का चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा किसी भी लेयर का। दैट मींस किसी भी लेयर पे जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। समझा ये लॉजिक? तो क्या इक्वेशन मिलेगा? राइट की तरफ इफेक्टिव फोर्स P1 माइनस P2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर लग रहा है, और लेफ्ट की तरफ विस्कस फोर्स लग रहा होगा। विस्कस फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? थीटा इनटू a इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था।
और इस केस में वेलोसिटी r के साथ चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट में dv by dr मान सकता हूँ, राइट? हाँ तो सर P1 माइनस P2 को डेल्टा P मान लेते हैं, प्रेशर डिफरेंस इनटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ईटा टाइम्स A इनटू dv by dr। तो अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में खाली v और r वेरिएबल्स, राइट? इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। अच्छा, एरिया का भी अपन एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ पे सोच के बताओ, यहाँ पे इस फॉर्मूला में एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कौन सा एरिया? तो surface area of the element we have taken. element to take. यस, जो भी एरिया कांटेक्ट में होगा दूसरे लेयर के साथ। अभी जो ग्रीन कलर का एलिमेंट है उसके बाहर वाला जो लेयर है वो ग्रीन कलर के कौन से एरिया से कांटेक्ट में? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, राइट? हाँ सर तो यहाँ पे a को मैं एक्चुअल में 2 पाई इंटू आर इंटू एल ले सकता हूँ। लेट्स से सिलेंडर का जो लेंथ है वो एल गिवन है, यहाँ पे मैं एल लेंथ का सिलेंड्रिकल पाइप अज्यूम कर रहा हूँ, राइट? तो a की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते, तो क्या मिलेगा? डेल्टा पी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ईटा इंटू 2 पाई आर एल टाइम्स dv by dr। तो एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल, dr को इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाओ। सो डेल्टा p इंटू आर dr अपॉन 2 ईटा एल, इसको भी यहीं पे लेके आ जाओ। और RHS में क्या बचेगा? सिर्फ dv बचेगा ना RHS में। इसका इंटीग्रेशन पे लिमिट्स कैसे पुट करेंगे बताओ? हमेशा लोअर लिमिट क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन में, किसी भी इंटीग्रेशन में? 0 या फिर वो वैल्यू जिसपे हमें पता हो, वो r जिसपे वेलोसिटी पता हो, लोअर लिमिट वैल्यू चाहिए, राइट? तो मुझे बताओ तुम्हें कौन से r के लिए स्पीड पता है? r इक्वल्स टू 0 के लिए कि r कैपिटल इक्वल्स R कैपिटल R के लिए? Capital R के लिए। यस, वी नो दैट व्हेन r is equals to capital R, कैपिटल R को पूरे पाइप का रेडियस मान लेते। सो व्हेन r is capital R, what is velocity? 0 0 तो लोअर लिमिट अपन अगर मैं वेलोसिटी का 0 डाल रहा हूँ तो r का कैपिटल R होगा, और अपर लिमिट जनरल होगा, किसी भी स्मॉल r पे वेलोसिटी v मान लेते। ये समझा लॉजिक सबको? यस सर अभी इसका इंटीग्रेशन जो है उसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, डेल्टा p अपॉन 2 ईटा एल, एंड r dr का इंटीग्रेशन विल बी r स्क्वायर बाय 2 विद लिमिट्स फ्रॉम कैपिटल R टू स्मॉल r। अच्छा देखो, इसमें एक और अब हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अपन ऑलरेडी सही से लगा चुके, राइट? तो फोर्स के कैलकुलेशन में क्या मुझे नेगेटिव साइन से डील करने की जरूरत है, या मैं खाली उसका मैग्नीट्यूड लूंगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेंगे ना, नेगेटिव साइन इज ओनली फॉर डायरेक्शन, वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द डायरेक्शन इन आवर एफबीडी। और इस एक्सप्रेशन में मुझे बताओ dv by dr इज पॉजिटिव और नेगेटिव? dv by dr इज नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस साइन लगाएंगे ना इधर, सब जगह एक एक्स्ट्रा माइनस साइन dv by dr के साथ लगाना पड़ेगा, तभी वो एक्चुअल में पॉजिटिव हो पाएगा। ओके, dv by dr के अंदर खुद के अंदर एक नेगेटिव साइन पहले से, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन एक माइनस साइन लगा रहे, समझा ये लॉजिक? तो माइनस साइन इक्वेशन के एंड तक रिफ्लेक्ट करेगा बाहर, और RHS में v आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे माइनस साइन को हटाना है तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर देंगे। अगर ये माइनस साइन में हटा रहा हूँ तो लिमिट्स स्मॉल r से कैपिटल R कर देंगे, राइट? तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा हमें? डेल्टा p v इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सब लोगों को समझ में आया ये डेरिवेशन? यस yes sir सो दिस इज गिविंग अस स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ r। और मैक्सिमम स्पीड कब होगा कौन से r के लिए? R equal to 0 तो r को जब स्मॉल r को जब मैं 0 डालूंगा तो मैं करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू कितने आ जाएगी? डेल्टा p बाय 4 ईटा l टाइम्स कैपिटल R का स्क्वायर। ओके,
लिख लो इसको। सर एक डाउट है, आपने हाँ बोलो। आपने ये यहाँ पे माइनस ईटा ए डीवी बाई डी आर क्यों लिया? हम लोग वहाँ पे 6 पाई आर ईटा इंटू वी भी ले सकते थे ना? सिलेंडर है। वो सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल था ना, स्टोक्स लॉ। अरे हाँ सॉरी। सर हम इस पे बर्नौलीज क्यों नहीं लगा सकते? बर्नौली सिर्फ आइडियल लिक्विड्स के लिए था ना, हाँ सर। वो एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, बट विस्कस फोर्स में एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे बर्नौलीज मत लगाना कभी भी जब भी विस्कस फोर्स दिया हुआ है, विस्कोसिटी दिया हुआ है। सर थोड़ा जूम आउट करो सर वो डायग्राम। डायग्राम। हाँ अच्छा पहले ऊपर का पार्ट लिख लो, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा जूम आउट किया तो सर थोड़ा टेक्स्ट जूम आउट कर लो सर, हम लोग को चलेगा। दिख रहा है क्या टेक्स्ट? हाँ हाँ सर। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बता देना यार। सर आपने इधर एसनेट को 0 क्यों लिया है? क्योंकि टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का भी स्पीड चेंज नहीं हो रहा ना, ओ अच्छा ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो एफ नेट भी 0 होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड सॉरी। सर हाँ बताओ। सर जब R 0 है तब एरिया मिनिमम है, तो कंटिन्यूटी का लॉजिक लगा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे ना इधर अपन। हाँ सर। R 0 है तब वापस बोलो, क्या डाउट था तुम्हारा? सर R 0 है तो एरिया भी मिनिमम होगा, तो कंटिन्यूटी से स्पीड मैक्सिमम। नहीं नहीं, वो लॉजिक गलत है। कंटिन्यूटी अपन पूरे एरिया पे लगाएंगे ना, इस पूरे सेक्शन हाँ से, सर। इस पूरे सेक्शन से जितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, लिक्विड का जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, उतना ही लिक्विड आगे वाले सेक्शन से भी फ्लो कर रहा होगा। समझ रहे हो तुम? ये कंटिन्यूटी। यहाँ पे तुम जो हाँ बोल सर। रहे हो वो गलत है, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि इसी सेक्शन में तुम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहे हो, तो वो तो अलग हो सकता है ना। इस एरिया से, हाँ 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 इस सर। एरिया से जितना लिक्विड पास हो रहा होगा, दूसरे एरिया से अलग लिक्विड भी तो पास कर सकता है ना दूसरे एलिमेंट से। समझा अभी? यस सर। ओके। हाँ सर।
हुआ लिख के? Yes, sir. सर एक मिनट। हाँ सर हो। ओके। वॉल्यूम फ्लो रेट, एक सेकंड। एक मिनट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम फ्लो रेट। थ्रू दिस सिलिंड्रिकल पाइप। सबको वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला याद है? बताओ वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता था? D A1 A2 root 2 GH1 minus H2 A1 इसका का फॉर्मूला minus बता। ये तुम शायद वेंचुरीमीटर का बता रहे हो ना? वेंचुरीमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो वो A1 into V1 होगा, राइट? यस हाँ हाँ करेक्ट। सो वॉल्यूम फ्लो रेट को अपन dV by dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, एंड वो A into V होगा। बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब V कांस्टेंट हो थ्रू आउट द एरिया, राइट? थ्रू आउट द एरिया A जिसकी अपन बात कर रहे हैं, उसमें अगर V कांस्टेंट होगा तभी अपन अप्लाई कर पाएंगे। अगर V फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। और इस केस में V कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल। ये सिलिंड्रिकल पाइप था। और इस सिलिंड्रिकल पाइप में से अगर मुझे टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, ये इसका एक्सिस मान लेते, तो किसी भी r डिस्टेंस पे अगर मैं ये वाला लेयर इमेजिन करूं, r रेडियस का ये लेयर इमेजिन करो, और इसको dr थिकनेस दे दो, किसी पर्टिकुलर r पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका स्पीड कांस्टेंट की वेरिएबल हम ऑलरेडी v एज अ फंक्शन ऑफ r निकाल चुके हैं, राइट? तो किसी भी पर्टिकुलर r पे जो स्पीड होगा उसका क्या फंक्शन आया था? डेल्टा p बाय 4 eta l into R into r square minus small r square। ये v एज अ फंक्शन ऑफ r था, राइट? और अगर मैं इस dr थिकनेस में सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करूं, अपन मान सकते हैं क्योंकि dr बहुत ही छोटा है, तो इस h रीजन में भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे लिक्विड के, उन सबका भी स्पीड लगभग कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। समझा ये लॉजिक? ये सारे एलिमेंट सेम स्पीड v एज अ फंक्शन ऑफ r से जा रहे होंगे आगे। और इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा? 2 पाई r dr। तो फ्लो रेट का कंट्रीब्यूशन इस एलिमेंट की वजह से कितना होगा? जो भी उस एलिमेंट में सारे लिक्विड के पॉइंट्स का वेलोसिटी है टाइम्स उसका एरिया।
ये फ्लो रेट का कंट्रीब्यूशन होगा ओनली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, और इस पूरे सेक्शन से नेट फ्लो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। एनी डाउट्स? सर आपने v into r क्यों किया? सर v into d। फ्लो रेट का यही फॉर्मूला होता है ना, एरिया इनटू वी, बट ये तभी करेंगे जब वेलोसिटी पूरे एरिया में कांस्टेंट हो। हाँ अगर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे फ्लक्चुएट कर रहा है तो अपन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी ए करेंगे ना। अपन एक छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लेंगे सच दैट एटलीस्ट उस छोटे से एरिया के एलिमेंट में वी सब जगह कांस्टेंट है, और वी डी ए मुझे बस उस छोटे से एलिमेंट में फ्लो रेट देगा, एंड टोटल फ्लो रेट इन सबका एडिशन हो जाएगा विच इज इंटीग्रेशन। हाँ समझो? तो नेट फ्लो रेट निकालने के लिए अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस केस में, तो ये हमें dv by dt देगा। तो फ्लो रेट dv by dt कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। इंटीग्रेशन पे लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से 0 to r. कैपिटल to आर, R. करेक्ट। और वेलोसिटी के फंक्शन से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेते, डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l, और एरिया से भी कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लेते 2 पाई। वेलोसिटी के फंक्शन में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर था, और एरिया में एक और आर था टाइम्स डी आर। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, ये हमें नेट फ्लो रेट देगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, ये 2 कैंसिल, नीचे 2 आ जाएगा। सो डेल्टा p इंटू पाई अपॉन 2 ईटा l, और इंटीग्रेशन का जो पहला टर्म है वो कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स स्मॉल आर। कैपिटल आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एंड स्मॉल आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स डालने के बाद कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, राइट। एंड सेकेंड टर्म इज आर स्क्वायर इंटू आर, मतलब आर क्यूब, उसका इंटीग्रेशन आर टू दी पावर 4/4, और लिमिट्स डालने के बाद ये आ जाएगा। सो ब्रैकेट में क्या बच रहा है फाइनली, आर टू दी पावर 4/4 ही बच रहा है ना। सो डेल्टा p इंटू पाई आर टू दी पावर 4, नीचे 4, एक 2 पहले से प्रेजेंट था, तो 8 टाइम्स ईटा l आ जाएगा, राइट। दिस इज द Yes, वॉल्यूम sir. फ्लो रेट ऑफ एनी विस्कस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप। अभी इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से विजुअलाइज करते। इसी वॉल्यूम फ्लो रेट को मैं लिख रहा हूं एस डेल्टा p प्रेशर डिफरेंस अपॉन 8 ईटा l बाय पाई आर टू दी पावर 4। इसको इस तरीके से लिखने का रीजन ये है, हीट ट्रांसफर में तुम्हें याद है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता था, dq by dt। dq कंपेयर by करते, हाँ टेम्परेचर डिफरेंस upon dx। अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। rth. इलेक्ट्रिसिटी में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको अपन करंट बोलते, वो होता था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट। Yes। और फ्लूइड में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, वो हमें मिल रहा है प्रेशर डिफरेंस अपॉन सम एक्स्ट्रा टर्म्स। तो कंपैरिजन से इस एक्स्ट्रा टर्म्स को भी अपन अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस मान सकते। हीट ट्रांसफर में इसको अपन ने थर्मल रेजिस्टेंस माना था, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन 8 ईटा l अपॉन पाई आर टू दी पावर 4 को फ्लूइड रेजिस्टेंस नाम दे देंगे अपने कन्वीनियंस के लिए। तो एग्जैक्टली सेम थियोरी अपन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से तुमने हीट ट्रांसफर पढ़ते समय भी देखा होगा ना कि एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रिसिटी का थियोरी वहां पे अप्लाई किया जा रहा था, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, Yes। बस पोटेंशियल डिफरेंस को टेम्परेचर डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली प्रेशर डिफरेंस से रिप्लेस कर देंगे, एंड रेजिस्टेंस के लिए अपन ये वाला टर्म यूज करेंगे फ्लूइड रेजिस्टेंस के लिए, 8 ईटा l अपॉन पाई आर टू दी पावर 4। एंड सेम थियोरी अपन यहाँ पे भी अप्लाई कर पाएंगे। ओके, Yes। सबको समझ में आ गया है पूरा थियोरी? इसको नोट कर लो।
Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक सेकंड. सो विस्कोसिटी का अपना थियोरी ऑलमोस्ट हो गया पूरा, छोटा ही टॉपिक है ये. इस पे एग्जांपल्स करने बाकी है, तो अपन एग्जांपल्स बाद में प्रैक्टिस करेंगे अच्छे लेवल के. इस पीडीएफ में सारे बेसिक एग्जांपल्स है फॉर्मूला बेस्ड, तो ये पीडीएफ में तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ. इसमें जो कुछ पार्ट्स है वो हमने नहीं किया अभी तक, वो भी नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट एक बार तुम लोग रीड कर ले. जैसे ये वाला पार्ट, रिनॉल्ड्स नंबर, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है टर्ब्यूलेंट और स्टेडी फ्लूइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो एक बार ये रीड कर लेना नेक्स्ट टाइम. एंड हमने पॉइजन्स इक्वेशन का जो फाइनल फ्लो रेट का फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला, जिसमें फ्लूइड रेजिस्टेंस में हमने बोला कि 8 ईटाइल अपॉन पाई r टू दी पावर 4 होगा, राइट. तो जैसे तुम लोग ने हीट ट्रांसफर में सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस के फॉर्मूले देखे थे, सेम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी अगर मान लो दो पाइप्स या फिर दो कैपिलरीज सीरीज कनेक्शन में होंगे, तो उनका जो इक्विवेलेंट फ्लूइड रेजिस्टेंस होगा उसको अपन ऐड कर देंगे, और पैरेलल कनेक्शन के लिए सेम फॉर्मूला. ओके, तो ये भी एक बार गो थ्रू कर लेना.
नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन विस्कोसिटी का ये जो थियरी बाकी है वो एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके वाइंड अप कर देंगे विस्कोसिटी। ओके, और कुछ बोलना है किसी को भी? सर आप खाली आज का लेक्चर का नोट्स और रिकॉर्डिंग खाली शेयर करना ना। ठीक है, भेज दूंगा मैं, चलेगा। ठीक है, सर चलो बाय एवरीवन, विस्कोसिटी के टेक बाद केयर। क्या है? क्या बोल रहे हो? विस्कोसिटी के बाद विस्कोसिटी के बाद सरफेस टेंशन एंड फिर इलास्टिसिटी, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। ठीक है, यस सर। सर ओके चलो। फ्लूइड्स के टेस्ट में विस्कोसिटी आएगा? कब शेड्यूल्ड है फ्लूइड का टेस्ट? 8 अभी तो टाइम अगस्त। है ना, 8 अगस्त को तो बहुत टाइम है यार, वो टाइम तक कुछ बोल नहीं सकते, देखते। बाकी बैचेस में भी अगर हो गया होगा सब जगह तो आ जाएगा, और किसी भी बैच में अगर नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा, वो टाइम पे डिसाइड करेंगे। ओके सर। ठीक है, और Thank कुछ you, बोलना है sir. किसी को भी? ओके चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Sir,